Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in lecture number 9 today. Lecture number 9 डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिव्यू का लास्ट लेक्चर है. इसके अंदर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 9 I would request everybody to recite Darud Sharif one time please. So after reciting Darud Sharif, let's start lecture number 9. हम लोग प्रीवियस लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में डिटेल में देख चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो 7 के अंदर हमने डिटेल में नाउन को पढ़ लिया था. लेक्चर नंबर 8 में प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ लिया था. अब लेक्चर नंबर 9 जो कि इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को डिटेल में पढ़ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होते हैं अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट. वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब. मैंने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बताया हुआ है कि एक लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है. मैंने इसको याद रखने का भी तरीका बताया था कि एडवर्ब को याद कैसे रख सकते हैं. एडवर्ब में वर्ड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. सो ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए वो एडवर्ब कहलाता है. अगर हम एग्जांपल्स की तरफ देखें कि एग्जांपल्स एडवर्ब की होती क्या है. फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स क्विकली. ही स्पीक्स क्विकली. क्विकली क्या है? वो बता रहा है बोलता किस तरह है, बहुत तेजी से बोलता है. तो क्विकली एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. सिमिलरली, ही रन्स सो फास्ट. ही रन्स सो फास्ट. अब सो फास्ट किसके बारे में बता रहा है? रन्स के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है. तो सो फास्ट भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सिमिलरली, शी कुक्स डिलीशियसली. अब वो कैसे पकाती है, मीन वर्ब के बारे में बता रहा है, पकाने के बारे में बता रहा है, तो डिलीशियसली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सिमिलरली, आई टेक डिनर डेली. अब आई टेक डिनर डेली. अब डेली क्या लेता हूँ? टेक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. तो ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो नाउन जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. और जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा. तो डिफरेंशिएशन करनी है. नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव, और सिंपली वर्ब के बारे में कुछ भी बताने वाला एडवर्ब कहलाता है. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब. पहली काइंड होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड काइंड होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और थर्ड काइंड होती है एडवर्ब ऑफ टाइम. इसका मतलब वर्ब के मैनर के बारे में बताए, वर्ब की प्लेस के बारे में बताए, और वर्ब के टाइम के बारे में बताए. तो इन तीनों काइंड्स को एग्जांपल के साथ देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके. पहली काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन. एक ऐसा लफ्ज़ जो कि एक्शन के मैनर के बारे में बताए. इसमें आपने याद रखना है मैनर का वर्ड. मैनर से मुराद क्या है? कोई भी चीज़ जो वर्ब के बारे में बताए कि वर्ब एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा. एग्जांपल्स अगर हम देखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल क्या होगी? द अलार्म रैंग लाउडली. अब लाउडली किसके बारे में बता रहे हैं? रैंग के बारे में. कैसे बजा था? बहुत ऊंचा बजा था. तो लाउडली मैनर के बारे में बता रहे हैं कि बजा किस तरह था, उसका बजने का मैनर क्या था? लाउडली था. तो लाउडली क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा. अली रन्स क्विकली. अब क्विकली क्या किसके बारे में बता रहे हैं? रन्स के बारे में बता रहे हैं कि वो भागता किस तरह है, मतलब मैनर के बारे में बता रहे हैं कि एक्शन का मैनर क्या है? क्विकली. तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. शी स्पीक्स स्लोली. अब स्लोली किसके बारे में बता रहा है? बोलने के बारे में, कि वो बहुत स्लो बोलती है, आहिस्ते से बोलती है. तो अब स्लोली के बारे में बता रहा, स्पीक्स के बारे में बता रहे स्लोली. तो स्लोली भी क्या है? मैनर बता रहे कि वो बोलती किस तरह है, एक्शन के मैनर के बारे में. तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. इसमें एक चीज याद रखनी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ. हमेशा ये जुमले में हाउ का आंसर देता है. कैसे? द अलार्म रैंग लाउडली. हाउ डिड अलार्म रिंग? आंसर क्या आएगा? लाउडली. क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? हाउ से कर रहे हैं. अली रन्स क्विकली. हाउ डज अली रन? आंसर क्या आएगा? क्विकली. शी स्पीक्स स्लोली. हाउ डज शी स्पीक? आंसर क्या आएगा? स्लोली. तो जब भी हम क्वेश्चन में हाउ से क्वेश्चन कर रहे हैं, सेंटेंस में हम क्वेश्चन हाउ से कर रहे हैं, तो आंसर में जो भी चीज आ रही है वो हमारी क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर. इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा आंसर होता है किस चीज का? हाउ का.
नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन। इसमें आपने याद रखनी है वर्ड प्लेस, एक्शन की प्लेस के बारे में बताएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब देखिए आपने डेफिनेशन याद नहीं रखनी, उसके अंदर वर्ड मैनर आ रहा है तो एक्शन ऑफ मैनर के एक्शन के मैनर के बारे में बता रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस का वर्ड आ रहा है तो एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पुट द केक देयर। अब देयर किसके बारे में बता रहा है? जगह के बारे में। एक्शन की प्लेस के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। आई लुक एवरीवेयर फॉर माई बुक। अब एवरीवेयर किसके बारे में बता रहा है? लुक के बारे में, कि मैंने कहाँ देखा, हर जगह देखा। प्लेस के बारे में बता रहा है तो इट इज ऑल्सो वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें क्या याद रखना है कि इट गिव्स द आंसर ऑफ वेयर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो था वो आंसर देता था हाउ का, और एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर देता है वेयर का। फॉर एग्जाम्पल, पुट द केक देयर, वेयर इज द केक? आंसर क्या होगा? देयर। तो देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई लुक एवरीवेयर फॉर माई बुक, वेयर डिड यू सी योर बुक? आंसर क्या होगा? एवरीवेयर। तो वेयर से हम सवाल कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है एडवर्ब का तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। Next, very important parts of speech is preposition. Preposition is said to be the most complicated parts of speech, क्योंकि इसके rules आपको याद रखने पड़ते हैं और आपको बहुत इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, इस वजह से कहलाता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ वर्ड दैट हेल्प्स अबाउट पोजीशन, टाइम और रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बारे में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि स्टूडेंट समझते हैं ये सिर्फ पोजीशन के बारे में बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पोजीशन के बारे में भी बताता है, ये टाइम के बारे में भी बताता है और ये रिलेशन के बारे में भी बताता है। कैसे बताते हैं उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। पहले हम प्रेपोजिशन देखते हैं, इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट बेसिकली है क्या? ये प्रेपोजिशंस हैं। ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इन इस्तेमाल होता है किसी भी स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर, यानी किसी भी स्पेसिफिक बाउंड्री, चार दीवारी होगी, सराउंडिंग होगी, उसके अंदर कोई भी चीज होगी तो क्या इस्तेमाल होगा? इन होगा। इसी तरीके से ऑन इस्तेमाल होता है कहीं पर भी सरफेस टच हो, जब भी सरफेस टच होगी तो ऑन इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी चीज के करीब होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास। अब इन क्या है? क्लास की पोजीशन के बारे में बता रहा है। क्लास में एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो गई तो ये क्या हो जाएगा? आई एम इन द क्लास। वाटर इज इन द गिलास। अब गिलास की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो गई तो इन क्या होगा? वाटर इन द गिलास हो गया। आई हैव अ मोबाइल इन माई पॉकेट। अब पॉकेट की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो गई, मोबाइल इनसाइड हो गया तो क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? इन द पॉकेट। सिमिलरली, गिलास इज ऑन द टेबल। अब ऑन किसके बारे में बता रहे हैं? अब गिलास और टेबल, इसकी सरफेस टच हो रही है, इस वजह से क्या यूज करें? गिलास इज ऑन द टेबल। बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स जो है वो टेबल पर रखी हुई है तो सरफेस टच है, इस वजह से क्या होगा? ऑन द टेबल। सिमिलरली, द डस्टबिन इज एट द कॉर्नर। अब एट इस्तेमाल हो रहा है, कॉर्नर के बिल्कुल करीब रखा हुआ है तो इस वजह से क्या इस्तेमाल करते हैं? एट द कॉर्नर। स्टडी टेबल इज एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। स्टडी टेबल जो है वो रूम के कॉर्नर में रखी हुई है। अब कॉर्नर के पास रखी हुई होती है, नियर रखी हुई होती है, इसीलिए क्या इस्तेमाल होता है? एट द कॉर्नर। सिमिलरली होता है, आई एम एट द डोर। जब आप नॉक करते हैं
डोर को, तो आप दरवाजे के पास खड़े हुए होते हैं, नियर होते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एट द डोर। इसी तरीके से इन और एट का सेकंड रूल देखें, वो पहला रूल था, इन एट का सेकंड रूल देखें विद प्लेसेस। जब भी प्लेसेस के साथ इस्तेमाल होगा तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? When we talk about two places, so with big place in and small place at is used. जब भी दो places का comparison होगा तो बड़ी place के लिए in लगाएंगे और छोटी place के लिए at लगाएंगे। Example देखें, I live in Pakistan at Sindh. I live in Pakistan at Sindh. अब पाकिस्तान बड़ा है, सिंध छोटा है, तो पाकिस्तान के साथ in लगा रहे हैं और सिंध के साथ at लगा रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को नीचे ले तो अगर हम करें I live in Sindh at Karachi, तो अब इसका मतलब क्या है? अब सिंध बड़ा हो गया, कराची छोटा हो गया, तो सिंध के साथ इन लगा रहे हैं और कराची के साथ एट लगा रहे हैं। जबकि पहली एग्जांपल में देखें सिंध के साथ एट लगा रहे थे क्योंकि उसका कंपैरिजन हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान बड़ा है, सिंध छोटा है। अब सिंध का कंपैरिजन हो रहा है कराची के साथ, तो कराची क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सिंध बड़ा हो जाएगा और कराची छोटा हो जाएगा। सिमिलरली इन और एट का रूल है फॉर पर्पस। तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम क्या लगाएंगे। ये देखें, इनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये अलग अलग रूल है। जब भी प्लेसेस की बात होगी तो इन और एट प्लेस वाला रूल अप्लाई होगा, और जब भी पर्पस की बात होगी तो इन और एट पर्पस वाला रूल अप्लाई होगा। और जब इन दोनों की बात नहीं हो रही तो पहला रूल जो मैंने बताया, सरफेस टच, इनसाइड द बाउंड्री और नियर के लिए, वो इस्तेमाल होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के जुमले के अंदर सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से ही प्रेपोजिशन लगता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट पर्पस, इन इज यूज्ड एंड विदाउट पर्पस एट इज यूज्ड। जब भी मकसद की बात होगी, किसी पर्पस की बात होगी तो इन लगाएंगे, और जब पर्पस की बात नहीं होगी तो एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन बुक शॉप। अब मैं किताब लेने गया हूं बुक शॉप पे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक पर्पस से मौजूद हूं, तो मैं क्या बोलूं? आई एम इन बुक शॉप। लेकिन माई फ्रेंड इज एट बुक शॉप, मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही मौजूद है और एक ही जगह पे मौजूद है बुक शॉप में, लेकिन वो विदाउट पर्पस है। मैं बुक लेने गया हूं, तो दुकान का मकसद क्या है? बुक परचेज करना, तो मैं विद पर्पस हूं। मेरा दोस्त मेरे साथ इसी तरह चला गया, वो बुक नहीं खरीदना चाहते, तो वो बेसिकली मेरे साथ गए हैं, लेकिन वो दुकान के पर्पस से नहीं गए। तो वो मेरे साथ तो मौजूद है, लेकिन वो क्या इस्तेमाल करें? माई फ्रेंड इज एट बुक शॉप। वो एट क्यों इस्तेमाल करें बुक शॉप के साथ? क्योंकि वो विदाउट पर्पस वहां पे मौजूद है। सो जब भी हम पर्पस की बात करेंगे तो हम देखेंगे, अगर पर्पस मेन पर्पस है तो इन लगाएंगे, और अगर मेन पर्पस नहीं है तो एट लगाएंगे। सिंपल। तो सिनेरियो को देखते हुए हम एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं, और सिनेरियो चेंज होता है तो प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज इन ऑन एट प्लस टाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल आपने याद रखना है। नॉर्मली 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन के बीकॉम के अंदर एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल लाजमी आ जाती है। इन और एट का आपने चार्ट याद रखना है। वो चार्ट क्या है? यही स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल किस किस के साथ होता है। जब भी मॉर्निंग की बात होती है तो हमेशा इन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आई गो ऑफिस इन द मॉर्निंग। सिमिलरली जब आफ्टरनून की बात होगी तो इन लगेगा। I take my lunch in afternoon, I perform नमाज in afternoon। इवनिंग की बात होगी तो इन लगेगा। I take tea in evening, I go to coaching center in evening। मंथ की बात होगी तो इन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान came into being in August, he was born in July। ईयर की बात होगी तो इन लगेगा। पाकिस्तान came into being in 1947, पाकिस्तान won the World Cup in 1992। स्पेशल ओकेजन, इसको अभी देखते हैं। ऑन के लिए क्या होगा? जब भी डेट की बात होगी तो ऑन लगाएंगे। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त। अब देखिए, दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त, और एक एग्जांपल है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त। अब एक में मंथ की बात कर रहे हैं तो इन अगस्त लगा रहे हैं, और एक में हम डेट की बात कर रहे हैं 14, तो हम क्या लगा रहे हैं? ऑन। तो मंथ के लिए इन और डेट के लिए ऑन। डे की बात होगी तो ऑन लगाएंगे। Guest will come on Sunday, the school will remain closed on Monday। स्पेशल डे को अभी कंपेयर करके स्पेशल ओकेजन के साथ देखते हैं। एट नाइट की बात होगी तो एट लगाएंगे। ही स्लीप्स एट नाइट, ही टेक्स टी एट नाइट। आधी रात मिडनाइट के लिए एट लगाएंगे। ही इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एट मिडनाइट। जब भी टाइम की बात होगी तो एट लगाएंगे।
you have to come at 4 o'clock, the paper will be started at 8 o'clock. अब लास्ट में देखते हैं स्पेशल ओकेजन और स्पेशल डे में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्पेशल ओकेजन और स्पेशल डे में, कि एग्जाम्पल यू हैव टू कम इन माई बर्थडे पार्टी होता है या यू हैव टू कम ऑन माई बर्थडे पार्टी। तो बहुत सारे लोग लगाते हैं यू हैव टू कम ऑन माई बर्थडे पार्टी, जो कि गलत होता है। देखिए स्पेशल ओकेजन और स्पेशल डे में फ़र्क क्या है। स्पेशल ओकेजन जो होती है वो कुछ आवर्स का इवेंट होता है और स्पेशल डे जो होता है वो कंप्लीट 12 आवर्स का डे होता है। फॉर एग्जाम्पल अब बर्थडे पार्टी हो गई, मैरिज सेरेमनी हो गई, ये स्पेशल ओकेजन है, और ईद हो गई, ये स्पेशल डे है। तो अगर आप किसी को इनवाइट करें बर्थडे पार्टी में, तो अगर आप ये बोलेंगे यू हैव टू कम ऑन माय बर्थडे पार्टी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बर्थडे पार्टी क्या है, स्पेशल ओकेजन है। तो करेक्ट क्या होगा, यू हैव टू कम इन माय बर्थडे पार्टी। यू हैव टू कम ऑन माय मैरिज सेरेमनी गलत हो जाएगा, यू हैव टू कम इन माई मैरिज सेरेमनी। और ईद आती है तो आप देखते हैं कि ईद के करीब नए ड्रामा सीरियल जो है वो टेलीकास्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट आती है दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद, क्योंकि वो स्पेशल डे इस पे से क्या इस्तेमाल होता है ऑन। दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट ऑन द सेकंड डे ऑफ ईद। सिमिलरली दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट ऑन फादर्स डे। तो ये सारा चार्ट आपने याद रखना है, क्योंकि इट विल हेल्प यू आउट इन गिविंग एग्जाम। सो नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑन एंड अबव। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। इन ऑन सरफेस इज टच एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, यानी ऑन का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, लेकिन ऑन में सरफेस टच होती है, अबव में सरफेस टच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फैन इज ओवर योर हेड। फैन जो है वो आपके सर के ऊपर है, लेकिन आपके हेड और फैन में डिस्टेंस है, सरफेस टच नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर। सिमिलरली द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक और टेबल इसमें सरफेस टच है, इस वजह से क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन। सो जब भी सरफेस टच होगी तो ऑन इस्तेमाल करेंगे और सरफेस टच नहीं होगी तो ओवर इस्तेमाल करेंगे। एरोप्लेन इज ओवर योर हेड। अब ओवर योर हेड का मतलब क्या है, सरफेस टच नहीं है। इसी तरीके से आप एग्जांपल लें, आप देखिए नॉर्मली ब्लैक ड्रेस पहने या ब्लैक हेयर्स होते हैं तो मॉस्किटो सर के ऊपर होते हैं, तो क्या इस्तेमाल होता है, मॉस्किटोज आर ओवर द हेड, क्योंकि सरफेस टच नहीं है तो ओवर द हेड होता है। अब एक मॉस्किटो आपके बाल पे बैठ गया तो अब क्या होगा, मॉस्किटो इज ऑन हेयर, अब सरफेस टच होगी। तो इस एग्जांपल के जरिए आप इजीली याद रख सकते हैं ऑन एंड ओवर को। देन ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन में दोनों में सरफेस टच होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन ऑन एंड अपॉन सरफेस इज टच इन बोथ बट डिफरेंस ऑफ प्लेसमेंट। ऑन एंड अबव में सरफेस का डिफरेंस था, एक में सरफेस टच हो रही थी, एक में नहीं हो रही थी, लेकिन ऑन एंड अपॉन दोनों में सरफेस टच होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्लेसमेंट का, कि रखना कहाँ पर है। कोई भी चीज़ जो आपकी नज़रों के बराबर या उससे नीचे होगी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन, और नज़रों से ऊपर होगी तो अपॉन। फॉर एग्जाम्पल बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल क्या आपकी नज़रों से नीचे होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन द टेबल, क्योंकि बुक और टेबल के अंदर सरफेस टच है तो ऑन इस्तेमाल होगा। द होली बुक इज अपॉन द शेल्फ। अब शेल्फ नॉर्मली नज़रों से ऊपर होता है और वहाँ पे कुरान मजीद या कोई भी होली बुक वहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपॉन द शेल्फ, क्योंकि उसकी भी सरफेस टच है, लेकिन प्लेसमेंट के क्या फ़र्क है कि वो हमारी नज़रों से ऊपर रखी हुई है। तो आई होप सो कि ऑन एंड अबव, ऑन एंड अपॉन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है। बिटवीन एंड अमंग। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज बिटवीन एंड अमंग। के बिटवीन और अमंग में क्या फर्क है। When anything is within two people or thing, कोई भी चीज दो लोगों या दो चीजों के दरमियान होगी तो बिटवीन लगाएंगे, और अमंग उसका अपोजिट है। कोई भी चीज या दो लोगों से ज्यादा या दो चीजों से ज्यादा के दरमियान होगी तो अमंग लगाएंगे। दो चीजों के दरमियान बिटवीन, दो से ज्यादा के दरमियान अमंग। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों की एग्जाम्पल्स को हम देखें, इश्यू ऑफ कश्मीर इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इश्यू ऑफ कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, इसका मतलब दो ममालिक के बीच में, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बिटवीन। लेकिन अगर हम बोले इश्यू ऑफ टेररिज्म इज अमंग ऑल कंट्रीज, जो टेररिज्म का इश्यू है वो तमाम मुल्कों के बीच में, अब दो से ज्यादा ममालिक हो गए तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अमंग। सिमिलरली द सीक्रेट इज बिटवीन अली एंड आयशा। ये सीक्रेट दो लोगों के दरमियान है, अली और आयशा के बीच में। लेकिन अगर इसी को हम बोलें द सीक्रेट इज अमंग ऑल ऑफ अस, अब दो से ज्यादा लोग हो गए, हम तमाम के बीच में है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग। तो दो लोगों के दरमियान बिटवीन एंड दो से ज्यादा के दरमियान कोई भी चीज होगी तो सिंपली अमंग इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज फॉर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के लिए। आई बॉट दिस फॉर माई ब्रदर, मैंने ये चीज़ अपने भाई के लिए खरीदी है, तो फॉर इस्तेमाल हो रहा है के लिए। आई एम सीइंग दिस वीडियो फॉर नॉलेज, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ किस लिए, नॉलेज के लिए, तो नॉर्मली फॉर इस्तेमाल होता है के लिए। सिमिलरली फ्रॉम होता है से। आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम लाहौर, मैंने ये मोबाइल लाहौर से खरीदा है। अब मैं दोनों को मर्ज करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर और फ्रॉम को। आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम लाहौर फॉर माई ब्रदर, मैंने मोबाइल लाहौर से खरीदा है अपने भाई के लिए, तो दोनों प्रेपोजिशन एक साथ भी आ सकते हैं। द टाइमिंग ऑफ हॉस्पिटल इज फ्रॉम 8 to 1, अब 8 बजे से 1 बजे तक है, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, फ्रॉम 8 to 1। सिमिलरली नेक्स्ट प्रेपोजिशन होता है ऑफ, ओ एफ, और इसी के साथ एक और होता है ओ एफ एफ ऑफ, उसका डिफरेंस भी लिखते हैं। अब ओ एफ ऑफ इसका मतलब होता है का, की और के, ये रिलेशन के बारे में बताता है। अभी तक देखिए हमने प्रेपोजिशन को पोजीशन के हवाले से भी देख लिया, टाइम के हवाले से भी देख लिया, अब हम देख लिया रिलेशन के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल सन ऑफ अली, अली का बेटा, डॉटर ऑफ अली, अली की बेटी, चिल्ड्रन ऑफ अली, अली के बच्चे। तो ये मीनिंग देता है रिलेशन के अंदर का की भी, की भी और के की भी, इट डिपेंड्स ऑन सिनेरियो। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन इज ओ एफ एफ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बंद के लिए इस्तेमाल होता है। टर्न ऑफ द लाइट प्लीज, अब यहाँ पे ओ एफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ओ एफ एफ इस्तेमाल हो रहा है। टर्न ऑफ द लाइट प्लीज, लाइट को प्लीज बंद कर दीजिए। द यूनिवर्सिटी विल रिमेन ऑफ, द यूनिवर्सिटी जो है वो आज बंद रहेगी, तो यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल हो रहा है, ओ एफ एफ ऑफ। तो ओ एफ एंड ओ एफ एफ ऑफ का आई होप सो कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज विद एंड बिसाइड। विद और बिसाइड में क्या फर्क है, टुगेदर बट विद द डिस्टेंस, दोनों का मतलब साथ होता है, लेकिन विद एक साथ तो हो लेकिन थोड़े से फासले के साथ हो। बिसाइड क्या, टुगेदर विद द लेस डिस्टेंस, एक साथ हो और कम डिस्टेंस के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ है, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड इज बिसाइड मी। एक में विद लगा रहे हैं और एक में बिसाइड लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूं कि दो दोस्त बस में ट्रैवल कर रहे हैं, एक दोस्त को सीट मिल गई, दूसरा दोस्त खड़ा हुआ है, तो जो बैठे हुए उनसे पूछा वेयर इज योर फ्रेंड, तो वो क्या कह रहे हैं, ही इज विद मी, मेरे साथ तो है लेकिन थोड़े डिस्टेंस से खड़े हुए। अब थोड़ी देर बाद दूसरे फ्रेंड को ही उनके साथ जगह मिल गई बैठने के लिए, तो अब वो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज बिसाइड मी, कि मेरे दोस्त बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं। सिमिलरली द माई फादर इज विद मी एंड माई फादर इज बिसाइड मी। फॉर एग्जाम्पल एक में हम विद लगा रहे हैं, एक में बिसाइड लगा रहे हैं। एक फैमिली मैरिज सेरेमनी के अंदर गई, अब उस मैरिज सेरेमनी के अंदर क्या है, फादर बिल्कुल राउंड टेबल पे साथ बैठे हुए, तो क्या होगा, फादर इज बिसाइड मी, लेकिन फादर साथ में तो है लेकिन बिल्कुल साथ नहीं बैठे हुए, तो हम क्या बोलेंगे, फादर इज विद मी। तो बिल्कुल साथ के लिए बिसाइड और सिर्फ साथ के लिए विद का इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज टू, टू का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए। अब डायरेक्शन क्या होता है, आई एम गोइंग टू कराची, अब मैं कराची जा रहा हूँ, कराची की तरफ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू गुलशन हदीद। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम टू का इस्तेमाल करते हैं फॉर डायरेक्शन। एक होता है TOO2, इसका मतलब होता है भी, यानी मैं भी। तो ही इज गोइंग टू, अभी मैंने क्या कहा, आई एम गोइंग टू कराची, अब मैं बोल रहा हूँ ये भी मेरे साथ जा रहा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ही इज गोइंग टू, कि ये भी जा रहा है। ही इज टेलिंग, आई एम टेलिंग टू, वो तो बता रहा है लेकिन मैं भी बता रहा हूँ। ही इज ईटिंग, आई एम ईटिंग टू, वो भी खा रहा है लेकिन मैं भी खा रहा हूँ। यानी भी के इस्तेमाल में होता है कि मैं भी, TOO2। सो ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, तो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन। आई होप सो कि आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गए होंगे। यही प्रेपोजिशन फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। वर्ड कंजंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कन और जंक्शन। कन का मीन होता है आपस और जंक्शन का मीन होता है मिलाना। तो ऐसा लफ्ज, अ वर्ड दैट जॉइंस या कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। एक ऐसा लफ्ज जो दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं। अब दोनों को कौन मिला रहा है, 2 and 2 अलग अलग वर्ड है, इसको एंड मिला रहा है। अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, अब अली एंड अहमद को आपस में कौन मिला रहा है,
एंड मिला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दो वर्ड्स को मिला रहा है, तो ये कंजंक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस को कैसे मिलाएगा, अगर हम सेंटेंस को देखें, द मैन इज पुअर, द मैन इज हॉनेस्ट, अब ये दोनों अलग अलग जुमले, अब इनको हम आपस में मिलाएंगे कंजंक्शन की मदद से, तो ये क्या बन जाएगा, द मैन इज पुअर बट हॉनेस्ट। अब देखें दो अलग अलग जुमलों को आपस में मिला दिया बट ने, तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सो इट्स मीन कोई भी वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला देगा, वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। देयर आर 7 कंजंक्शन यू मस्ट रिमेंबर, 7 कंजंक्शन, जो कि वैसे तो कंजंक्शन की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपने ये 7 सीख लिए और इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तो आप कंजंक्शन का इस्तेमाल बहुत हद तक इजीली कर सकते हैं। तो ये 7 कंजंक्शन कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आई ड्रैंक सम वाटर फॉर आई वाज थर्स्टी। अब आई ड्रैंक वाटर, आई वाज थर्स्टी, ये दो अलग अलग जुमले, इसको आपस में कौन मिला रहा है, फॉर मिला रहा है, तो फॉर क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सेकंड एग्जांपल, ही वाज टायर्ड एंड हंग्री। अब टायर्ड और हंग्री को आपस में कौन मिला रहा है, एंड मिला रहा है, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आई कैन नॉट विसिल नॉर कैन आई सिंग। अब आई कैन नॉट विसिल, कैन आई सिंग, अलग अलग जुमले, इनको आपस में कौन मिला रहा है, नॉर, कि मैं ना तो गा सकता हूं ना मैं सीटी बजा सकता हूं, तो दोनों को आपस में मिलाने वाला नॉर है, तो नॉर क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अली स्टडीज हार्ड बट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अब दो अलग अलग जुमले, इनको आपस में कौन मिला रहा है, बट, तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सिमिलरली, डू यू वांट टी और कॉफी, टी इज अ सेपरेट थिंग, कॉफी इज अ सेपरेट थिंग, आपस में कौन मिला रहा है, और, तो और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आई रन फास्ट यट आई केम लेट। अब दो अलग अलग जुमले, इनको आपस में कौन मिला रहा है, यट, तो यट क्या हो गया, अगेन इट्स कंजंक्शन। आई वाज हंग्री सो आई एट द फूड। अब I was hungry is a separate sentence, I ate food is a separate sentence, दोनों को आपस में सो मिला रहा है, तो सो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सो ये 7 कंजंक्शन, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, तो इनके पर्पसेस से आप डिफरेंट एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा और आप कंजंक्शन को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल 7 कंजंक्शन, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप इसको याद कैसे रखना है कि ये 7 कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें कैसे याद रहे कि 7 कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। रिमेंबर वन वर्ड, फैन बॉयज, एक लफ्ज याद रखने, फैन बॉयज, इसके जरिए आप इजीली इन तमाम कंजंक्शंस को साथ के साथ इजीली याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, एन से बनता है नॉर, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है यट, एंड एस से बनता है सो। तो आप फैन बॉयज ये लफ्ज याद रख लेंगे तो आपको ये सारे कंजंक्शन याद रखना आसान होंगे, देन आप उसके इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं, तो आपको कंजंक्शन, इन बेसिक 7 कंजंक्शन में इंशाल्लाह कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन, एक ऐसा लफ्ज जो कि फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करे, वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि उल्टा आई नॉर्मली लोग बोलते हैं, कम्स आफ्टर कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। कॉमन टाइप ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, सबसे पहले आता है ग्रीटिंग, मतलब जब लोग आपस में मिलते हैं तो ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है हे, हेलो, हाय, लेकिन इन सबके बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देन इंटरजेक्शन ऑफ बिडिंग फेयरवेल, ग्रीटिंग होता है मिलना और मुलाकात खत्म करके जाना होता है, तो बिडिंग फेयरवेल होता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बाय, गुड बाय, सी यू, ये सब भी क्या है, इंटरजेक्शन है, इन सब के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट काइंड जो है वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस की, खुशियों की इमोशंस को इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, हुर्रे, वाव, ये सारे इस्तेमाल होते हैं टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। फॉर एग्जांपल, वाव आई एम सो हैप्पी फॉर यू, अब मैं हैप्पी हूं तो क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, वाव, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। सिमिलरली इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज,
दिस इज यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल और प्रेस, किसी चीज की अप्रूवल देने के लिए या प्रेस करने के लिए, तारीफ करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेस। ये क्या होते हैं, ग्रेट, वेल डन, ब्रिलियंट, ब्रावो, इस तरह के इंटरजेक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेस कहलाते हैं। वेल डन, यू डिड ग्रेट, अब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वेल डन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेल डन यू डिड ग्रेट, ये वेल डन क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज हो जाएगा। देन नेक्स्ट होता है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, किसी भी चीज की तरफ अटेंशन क्रिएट करने के लिए दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन। लुक, लिसन, ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन होते हैं। लुक इट इज अ लाइन, अब हम अटेंशन क्रिएट करने के लिए लुक इट इज अ लाइन, लुक एट माय न्यू ड्रेस, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, हे लिसन टू मी, तो ये सारे क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, अटेंशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाते हैं। देन इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज होता है दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज, ये इस्तेमाल होता है सरप्राइज के लिए। व्हाट, ओ, वाओ, व्हाट, आई कैन नॉट बिलीव इट, अब आप सरप्राइज होके पूछ रहे हैं आई कैन नॉट बिलीव इट, तो ये क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट, मैं इस पे यकीन ही नहीं कर सकता, बिल्कुल सरप्राइज हो रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट, आई कैन नॉट बिलीव इट। देन इंटरजेक्शन ऑफ पेन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ ग्रीफ और पेन, ग्रीफ होता है बहुत गहरा दुख और पेन होता है नॉर्मली सी तकलीफ, नॉर्मल सा दुख, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं आउच, ओ, ये सारे इस्तेमाल होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन के लिए। आउच, दैट हर्ट्स, किसी चीज ने तकलीफ पहुंचा दी तो हम इस्तेमाल करते हैं आउच, तो आउच दैट हर्ट्स, दैट मीन्स इंटरजेक्शन ऑफ पेन। ये सारे इंटरजेक्शन अगर आप एक जगह लिख लेंगे, इसका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली इसको अपनी स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ डाउट, दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और थिंकिंग, कुछ आप सोच रहे हैं या अनसर्टेनिटी है, डाउट है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इंटरजेक्शन ऑफ डाउट। ओ, ये सारे इस्तेमाल होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ डाउट। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, डाउट के लिए, थिंकिंग के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हैं कुछ इंटरजेक्शन, इनकी प्रैक्टिस से आप इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। So that was today's lecture. Thank you very much for watching this lecture. अगर इस लेक्चर में आपने कोई भी एक चीज़ न्यू सीखी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती हैं और हमारी नेमतों में इजाफा होता है। तो इल्म भी एक नेमत है, इल्म का हासिल करने का जब आप शुक्र अदा करेंगे तो इल्म में आपके इजाफा होगा। तो ये कंप्लीट सीरीज़ मुकम्मल हुई, लेक्चर 7, 8 और 9 की डिटेल रिव्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 10 एंड ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होंगे अब वो टोटली स्पीकिंग बेस्ड होंगे। अगेन हम स्पोकन इंग्लिश की तरफ आएंगे इस रिव्यू के बाद। सो वेट फॉर द स्पीकिंग लेक्चर विच वुड बी लेक्चर नंबर 10 विच इज गोना अपकमिंग सून। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।